हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्टा क्लासेस। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की ज्योग्राफी है जो एनसीईआरटी की, उसमें हम पहला चैप्टर करेंगे। पहला चैप्टर हमारा है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स, ये आप जैसा देख रहे हैं, रिसोर्स का मतलब क्या होता है? संसाधन से मतलब होते हैं। ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो मैन मेड होता है और जो दूसरा नेचुरली प्रोवाइड होता है। ठीक है, मैन मेड और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा नेचुरल। नेचुरल में कैसे? नेचुरल में जैसे आपकी चीज़ें आ जाएंगी जो भी आपको दिखाई देता है, जैसे कि पहाड़, जंगल, तालाब या जल मंडल, स्थल मंडल के हिसाब से भी समझ सकते हैं। मैन मेड जो उसके बाद उसमें जो मॉडिफिकेशंस वगैरह किए जाते हैं। तो जो रिसोर्स होते हैं, ये चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि रिसोर्स ही डिफाइन करते हैं कि डेवलपमेंट किस तरीके का होगा। एक देश अगर डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है तो वहाँ का जो बैकग्राउंड होगा वो कहीं ना कहीं साउंड होगा, हल्का होगा, रिसोर्सेज कम होंगे और उसी के चलते वहाँ पे क्या होगा? डेवलपमेंट भी कम होगा। तो इसी चीज़ को हम इसमें समझेंगे तो इस पूरे चैप्टर में। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखी हुई है, कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेजेस एंड टाउन्स। तो इसका मतलब यही है कि हमारी जो जीवन को आसान बनाने वाली जो चीज़ें हैं, कंफर्टेबल बनाने वाली चीज़ें। कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है? आरामदेह। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है आरामदेह। इन आवर विलेजेस एंड टाउन लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज इन देयर मेकिंग। तो जो हम डेली डेली लाइफ में जो जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो किन चीज़ों से बनती हैं, ये एक तरीके का जो है अप्लाइड या प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये आप जो है खुद से आंसर कर सकते हैं। इसको आप समझेंगे और उसको करेंगे भी तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। तो जो भी चीज़ उपलब्ध है कहाँ पर? इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट क्या होता है? तो इन्वायरमेंट जो है एक फ्रेंच शब्द है। ठीक है, कैसा शब्द है? फ्रेंच शब्द से बना हुआ है। इन्वायरमेंट का मतलब वो होता है जो ऐसी चीज़ें जो आपको चारों तरफ से घेर रखी हैं। चारों तरफ से क्या कर रखी हूँ? घेर रखी हूँ। तो हमें चारों तरफ से क्या घेर रखा है? तो आप चारों तरफ अपने देखते हैं, ऑक्सीजन, वायुमंडल, इसको आप बड़े स्तर पे समझिए। वायुमंडल, जलमंडल, थलमंडल, इन सारी चीज़ों से हम घिरे हुए हैं। फिर उसके अंदर आप जैसे जैसे स्पेसिफिकेशन की ओर बढ़ते जाएंगे, फिर जंगल के अंदर ही जो पूरा सिस्टम होगा, ताना बाना होगा, किस तरीके से चीज़ें हम लेते हैं या हम जो चीज़ों को उनको पहुंचाते हैं। तो यही क्या होता है? ये हमारे चारों तरफ का इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट में बेसिकली पेड़ पौधे, ज़मीन, पानी, ये सारी चीज़ें को आप इंक्लूड करेंगे। विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड। इन सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल क्या करते हैं? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। इन्वायरमेंट से किन किन चीज़ों को लेते हैं? जैसे पेड़ से हम क्या क्या लेते हैं? जंगल, पेड़ से फल, लकड़ियाँ, ये सारी चीज़ें हम लेते हैं। उसी तरीके से लैंड से हम क्या लेंगे? मिट्टियाँ लेंगे, फिर उसको जो है कन्वर्ट करेंगे किन किन चीज़ों में? सीमेंट है, ईंट है, इन सारी चीज़ों में। तो इट इज़ टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल बाई टर्म एज रिसोर्स। तो रिसोर्स का जो मतलब ये है कि इसे आर्थिकी तौर पे जो है क्या किया जाएगा? फिजिबल किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। कल्चरली एक्सेप्टेबल है, सांस्कृतिक तौर पे भी क्या होगा? ये इसकी मान्यता भी है। तो आप ये जैसे देखिए, ये ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोग, ह्यूमंस, मानव की बात हो रही है। ठीक है, फिर इसका क्या होगा? फिजिकल इन्वायरमेंट, नेचर के बारे में बात हो रही, टेक्नोलॉजी के बारे में हो रही, इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो यहाँ से क्या करेंगे? आप इसको सामान लेंगे, कोई मिट्टी ही आप एक मिट्टी के तौर पे आप उसको ले लीजिए। तो ये क्या करेंगे? आप इसको टेक्नोलॉजी लगाएंगे और ईंट वगैरह बनाएंगे और फिर उसको क्या करेंगे? आगे इसको और भी फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो ये क्या होती है? एक तरीके से इंटर कनेक्टेड है और ये सारे वेरिएबल्स हैं जो सोसाइटी को आगे बढ़ाते हैं। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये देखिए, इन तीनों के बीच जो इंटरकनेक्टेडनेस है उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हम लोग पहले ये चार्ट देख लेते हैं। रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स मतलब संसाधन। अब संसाधन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं।
एक मानव निर्मित और दूसरा प्रकृति निर्मित। ठीक है, नेचुरल का मतलब क्या होगा, प्राकृतिक होगा। इसके अंदर भी नेचुरल के अंदर क्या होगा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का क्या मतलब होता है, एक ऐसी ऊर्जा जिसे फिर से जनरेट किया जा सकता है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, एक ऊर्जा जो एक बार इस्तेमाल कर ली गई, ख़त्म हो गया, या एक ऐसा संसाधन जिसका इस्तेमाल कर लिया और ख़त्म हो गया तो दोबारा क्या होगा, वो उत्पन्न नहीं हो सकता है, यानी कि उसका इस्तेमाल एक बार ही किया जा सकता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में एक चीज़ आएगी, कंटिन्यूअस और फ्लो, विंड, वाटर। ठीक है, सतत बहने वाली चीज़ें क्या क्या हैं, हवा और पानी। आप चाहे इसको जितना इस्तेमाल करिए, इसके जो है कॉम्पोजिशन में थोड़ा चेंज आ सकता है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ होगी बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैविकीय से। जैविकीय में क्या क्या हो जाएंगे, जीवित चीज़ों से मतलब है, वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर, ये देखिए जंगली जानवर, जितने भी जीव जंतु हैं। नेचुरल वेजिटेशन, जंगल, पेड़ पौधे, पहाड़, इन सारी चीज़ों की यहाँ पे बात हो रही है। अब हम लोग ह्यूमन मेड देख लेते हैं। ह्यूमन मेड में कौन कौन से रिसोर्सेज आएंगे, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। मानव जो भी बनाता है, आज पहले कच्चे मकान में रह रहा है, आज आलीशान मकान में रह रहा है, रोड, सड़कें, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, जो सारी चीज़ें भी हैं वो। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, भरमार मात्रा में हो चाहे गुणवत्ता के तौर पे हो, ये भी सब किस में आएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज में आएगा। इसके अंदर भी दो तरीके की चीज़ें, ये तो हो ही गया। नॉन रिन्यूएबल में दो तरीके की चीज़ें आएंगी, एक होगा रिसाइकल मेटल्स और नॉन रिसाइकल मेटल्स या फॉसिल फ्यूल्स। तो मेटल्स वगैरह हैं, जैसे लोहा है, उसका इस्तेमाल आपने एक बार कर लिया, लेकिन उस लोहे को गला के उसका इस्तेमाल दोबारा भी किया जा सकता है। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनका क्या होगा, फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है जीवाश्म, जीवाश्म ईंधन। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है जीवाश्म ईंधन। तो इससे यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, नॉन रिसाइकेबल फॉसिल फ्यूल्स का मतलब ही होता है जीवाश्म ईंधन। अब जैसे कि कोल है, पेट्रोल है, कैरोसिन है, इसका इस्तेमाल आपने एक बार कर लिया, क्या दोबारा इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या है, नॉन रिसाइकलेबल है, यानी इसे फिर से नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि रिसोर्सेज की जो सब कैटेगरीज होती हैं, उनके कैटेगरीज होती हैं, उनके अंदर भी जो सब कैटेगरीज होती हैं, देखिए रिसोर्सेज हैं, तो ये रिसोर्सेज की क्या है, ये कैटेगरीज हैं। ठीक, फिर उसके बाद ये सब क्या है, ये सब कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज ये हैं, तो ये भी सब कैटेगरीज में ही आ जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। The process of transformation of things available in our environment involves an interdependent relationship between nature, technology and institutions. हमने कोई पर्यावरण से कोई एक ऐसी चीज़ ली, फिर उसको क्या करेंगे, हम उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, इंस्टीट्यूशंस के करीब ले जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, उनका इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम करेंगे। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आदमी क्या करता है कि प्रकृति से ली गई चीज़ों को पहले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ाता है, और फिर उसे जो है अपनी जो क्रिएट की गई जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो संस्थाएं होती हैं, उनके माध्यम से क्या करता है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आर्थिक विकास होता है, उसमें क्या करेगा, बढ़ोतरी करेगा। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब यही होता है। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स। आपको क्या लगता है कि ये जो रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन है, ये क्या है, ये फ्री गिफ्ट्स हैं, किनकी तरफ से, प्रकृति की तरफ से, नेचर की तरफ से। दे आर नॉट, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब के लिए हैं, लेकिन वो गिफ्ट नहीं है। एक उचित टाइम, उचित मात्रा के हिसाब से अगर उसका इस्तेमाल किया जाएगा तो वो क्या रहेगा, ठीक रहेगा, अदरवाइज वो गड़बड़ हो जाएगा। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो रिसोर्सेज क्या होती हैं, एज अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन बींग्स देमसेल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज़ देम। तो वो मानव की जो सबसे खास जो क्षमता होती है, वो क्या है, प्रकृति में प्रदत्त जो भी रिसोर्सेज वगैरह उनको लेके वो क्या करता है, अपने इस्तेमाल के लिए तैयार करता है। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज। तो इसी के जो है,
इसमें आप इसको समझ सकते हैं कि इनको किन किन आधारों पर क्लासिफाइड किया जाता है। तो पहला है बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। बायोटिक है, अबायोटिक है। बायोटिक का मतलब क्या होता है? बायोटिक का मतलब होता है जो चीज़ें जीवित हों, ठीक है, जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब क्या होते हैं? ये बायोटिक होते हैं। अबायोटिक का मतलब यही होता है जैसे पत्थर, ठीक है, पानी, हवा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? अबायोटिक होती हैं, मतलब कि अजीवित होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, वो चीज़ें जो एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है जो खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जो मतलब कि एक जो सीमा होती है उसकी बात हो रही है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, यानी कि जिसे रिन्यूएबल फिर से इस्तेमाल किया जा सके, नॉन रिन्यूएबल जिसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाएगा दोबारा नहीं कर पाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक के हिसाब से भी समझ लीजिए। इंडिविजुअल एक व्यक्ति का जो चीज़ है, कम्युनिटी एक समुदाय का है, नेशनल पूरे राष्ट्र का है, इंटरनेशनल पूरे विश्व का है। इसके आधार पे भी संसाधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। किसके किसके बेसिस पे किया जाएगा? बेसिस ऑफ ओरिजिन, बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, बेसिस ऑफ ओवरशिप, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, क्या है, विकास के आधार पे भी किया जा सकता है, जैसे पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो ये चार टॉपिक्स, चार पॉइंट्स हैं, ये चार क्लासिफाइड कैटेगरीज हैं रिसोर्सेज की, जिनके आधार पे इनको डिफाइन किया जाता है। तो मैंने आपको ये तो बता ही दी है, रिसोर्सेज, नेचुरल, ह्यूमन, ये सारी चीज़ें पूरी आपको समझा दी हैं। आगे हम लोग देखते हैं। तो अब आगे ये है, तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा उसी को अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड जो है कंटेक्स्ट में हम लोग लेंगे। तो ये है ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे। तो पहली चीज़ है बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? जीवित जो है। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग, फ्लोरा एंड फौना। तो यहाँ पे देखिए, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, ह्यूमन बींग्स, वो सारी चीज़ें जो प्रकृति में क्या हैं? जीवित तौर पे जो चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे उसमें मानव भी हैं। फ्लोरा माने क्या होता है? पौधा होता है, वो फ्लोरा मीन्स पौधा होता है, फौना मीन्स जीव जंतु होगा, ठीक है। फिशरीज मछली और मत्स्य जिसे बोल सकते हैं। लाइफ स्टॉक में ये मुर्गी, पेड़ पौधे, ये जितना भी हमारा पशुधन है, इनको बायोटिक रिसोर्सेज में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरी चीज़ होती है अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज का क्या मतलब है? अबायोटिक रिसोर्सेज मतलब है जिसमें जान नहीं है, जो नॉन लिविंग होते हैं, जिन्हें निर्जीव कहा जा सकता है। तो इसमें क्या क्या आएगा आपको? जैसे रॉक्स आ जाएगा, मेटल्स वगैरह आ जाएगा, ये सारे आएंगे। अब दूसरा जो हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि एक सीमा के बाद जो चीज़ ख़त्म हो जाती है उसी को ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोला जाएगा? एग्जॉस्टिबिलिटी बोला जाएगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? पहली है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? जो चीज़ ख़त्म हो जाए उसे फिर से क्रिएट किया जा सके, रिन्यूएबल कहलाएगा। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाई फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। तो कोई एक ऐसी वस्तु या कोई एक ऐसा संसाधन जिसको भौतिक तरीके से या रासायनिक तरीके से या मैकेनिकल मतलब यांत्रिक तरीके से, जब अगर उसको सुधार किया जा सके और उसे क्या किया जाए? रिन्यूएबल या रिप्लेसिबल किया जा सके, ये रिसोर्सेज जो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन सब को फिर से क्या किया जा सकता है? रिन्यूएबल किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये इतनी मात्रा में इतनी ज़्यादा है कि इसको लेके इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया नहीं जाता है, तो इसीलिए इसको रिन्यूएबल कैटेगरी में डाला जाता है। जैसे कि सूर्य की ऊर्जा है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल अगर हमें करना है तो क्या है? उसको आप चाहे जितना इस्तेमाल करिए, उसमें वो ख़त्म नहीं होने वाली। हवा है, हवा को अगर हम विंड एनर्जी के तौर पे अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। हाँ, थोड़ा सा उसका कंपोजिशन गड़बड़ हो सकता है, लेकिन वो क्या रहेगी? कंटिन्यूअस रहेगी या फ्लो रहेगी, यानी कि वो सतत रहेगी, लगातार बनी रहेगी। अब इसमें जैसे कि दूसरी चीज़ है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, वो संसाधन जिनको क्या किया जा सकता है? फिर से नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता है। दीज अकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, ये एक लंबे वक्त के साथ बनती हैं। मिनरल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेज, ठीक है। मिनरल्स का मतलब क्या होता है? खनिज की बात हो रही है यहाँ पे। और दूसरा जो है फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है जो भी हमारा ईंधन है।
अब ईंधन में जैसे क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि आपका कोयला है, पेट्रोल है, कैरोसिन वगैरह है, ये सारी चीज़ें क्या है, इन सारी चीज़ों का एक जैसे कि एक टाइम पीरियड है, यानी कि 50 से 60, 60 से 70 साल, इससे ज़्यादा ये क्या करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे। तो इसीलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोला गया है। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन, इनको बनने में मिलियंस से ज़्यादा जो है वर्ष लगते हैं। सम ऑफ रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकलेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद द यूज़। ठीक है, अब इसके अंदर भी नॉन रिन्यूएबल के अंदर भी जो है, नॉन रिन्यूएबल के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं। उसमें एक कैटेगरी ये है कि जैसे कि सॉलिड मेटल्स वगैरह हैं, तो इनको क्या किया जा सकता है, इनको जो है फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन बाकियों को नहीं। तो फ्यूल, फॉसिल फ्यूल वगैरह क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है, यानी कि एक एक वक्त के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब क्या होता है, जो मालिकाना हक होता है या जो मालिक होता है, उसकी बेसिस पे यहाँ पे बात हो रही है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, एक व्यक्तिक जो संसाधन होता है उसकी बात हो। देयर आर ऑल्सो ऑन प्राइवेट बाई इंडिविजुअल्स, मैनी फार्मर्स ऑन लैंड विच इज़ allotted to them by government against the payment of revenue। in villages there are people with land ownership but there are many who are landless। अब जैसे कि यहाँ पे ज़मीन के बारे में बात हो रही है, जो लोगों के पास ज़मीन होती है, गांव में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी ज़मीनें वगैरह भी नहीं होती, वो लोग क्या होते हैं, लैंडलेस होते हैं। तो उनके बारे में बात हो रही है। अर्बन पीपल ऑन प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी। अब जैसे अर्बन पीपल हैं, जो शहर में रह रहे हैं, उनके पास क्या है, प्लॉट्स वगैरह होते हैं, हाउसेज होते हैं, अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्लांटेशंस, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल एक्सेट्रा, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेज ऑनरशिप बाय क्या होता है, इंडिविजुअल्स। तो ये सारे संसाधन क्या होते हैं, एक व्यक्ति के पास भी हो सकते हैं, एक समाज के पास भी हो सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन बाई योर हाउस होल्ड। अब आप अपने घर के अंदर ही इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आप ये समझिए कि आपके पास क्या क्या संसाधन हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। इससे क्या होती है, आपकी क्रिएटिविटी पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, अब जो समुदाय के तौर पे क्या होती है, संसाधन होते हैं। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। तो जहाँ पे इस तरीके के संसाधनों की व्यवस्था होती है, वहाँ पे क्या होता है, समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को उसको इस्तेमाल करने का हक होता है। विलेज कॉमन्स, जैसे कि क्या होता है, चारागाह वगैरह गांव में होता है। बरियल ग्राउंड्स होते हैं। बरियल ग्राउंड्स क्या होते हैं, जैसे कि कब्रिस्तान जिसे बोलते हैं। और विलेज पॉन्ड्स, जो गांव का तालाब वगैरह होता है, ये सब क्या होता है, कम्युनिटी आउंड रिसोर्सेज होते हैं। इनका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है बगैर रोक टोक के। तो इसको इसीलिए कम्युनिटी क्या बोला जाएगा, कम्युनिटी रिसोर्स बोला जाएगा। अब आगे देखें हम लोग, आगे है हमारा नेशनल रिसोर्सेज, जो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, उसका क्या मतलब। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशंस। अगर आप सही मायने में देखें तो क्या होता है, जितना भी संसाधन होते हैं किसी देश के अंदर, वो राष्ट्र का ही होता है। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। अगर कोई व्यक्ति की निजी ज़मीन भी है, जैसे कि गांव में सड़क वगैरह बनती है, तो गवर्नमेंट कभी भी क्या करती है, एक बिल पास कर देती है कि आपको अपने सड़क के में जो है आपका खेत वगैरह चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, तो नेशनल रिसोर्सेज तो बहुत वास्ट है, सारा कुछ राष्ट्र का ही है। यू माइट हैव बीन सीड रोड्स, कैनाल्स, railways being constructed on fields owned by some individuals। urban development authorities get empowered by the government of to acquire land। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन मिनरल्स में, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियानिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि जैसे कि जो भी खनिज हैं, ठीक है, खनिज, वाटर रिसोर्सेज वगैरह हैं, जल संसाधन वगैरह होते हैं, और जंगल वगैरह हैं, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब एक व्यक्ति का ही होता है। वाइल्ड लाइफ, जीव जंतु, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये सारा किसका हिस्सा है, ये सब हो गया नेशनल रिसोर्सेज का। अब आप अगला देख लेते हैं, वो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेटेड सम रिसोर्सेज द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब यहाँ पे एक टर्म आपको सीखने को मिलेगा कि वो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है, क्या होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो 200 माइल्स जब समुद्र में डिस्टेंस आप नाप लेंगे, उसके बाद के जो रिसोर्सेस को जो एक्सप्लॉइट करने की
एक्सप्लोइट करने का जो राइट होता है वही क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ जाता है, ये एक कंट्री के अंडर में रहता है। अब देख लेते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के संदर्भ में देखते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, क्षमता वगैरह से, क्षमता वाले संसाधनों से। तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, तो एक क्षेत्र में है लेकिन उसका भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन है आदमी की आने वाले वक्त में उसका इस्तेमाल किया जा सके। जैसे भारत में क्या है, भारत में मोनोजाइट वगैरह है, यूरेनियम वगैरह है, शेल गैस वगैरह है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी हमारे पास ऐसा मैन पावर नहीं है, तो उसको हम ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि आने वाले टाइम में हम उसका एक बहुत बड़े स्तर पे इस्तेमाल करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारी क्या दिखा रहा है, वो हमारी एक आशा है। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब ही क्या होता है, एक आशा से संबंधित संसाधन से मतलब है। अगला देखते हैं हम लोग डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर इक्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। तो एक ऐसा संसाधन जिसको सर्वे किया जा चुका है, ठीक है, उसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, क्वालिटी और क्वांटिटी की भी अनुमान लगाई जा चुकी है कि उसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, और वो उसका इस्तेमाल जो है उसकी फिजिबिलिटी और जो तकनीक वगैरह है उसी पे डिपेंड करता है। स्टॉक्स, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर इंक्लूडेड। तो स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि एंथ्रासाइट है, ठीक है, ये हाई क्लास क्या है, कोयला है, लेकिन ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, जो सबसे ठंडे पहाड़ हैं, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट हैं, यहाँ पे फ्रॉस्ट लग जाता है आदमी को, ठीक है, तो वहाँ पे ये दबे हुए हैं। लेकिन अभी इंडिया के पास जो है ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको इनसे क्या किया, एक्सप्लोर किया जा सके, एक्सप्लॉइट किया जा सके। तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, ये हमारे स्टॉक्स हैं। आज से 100 साल बाद जब कभी भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेगा इंडिया, तो वो क्या करेगा, वो इनको एक्सप्लॉइट करेगा। तो यही क्या होते हैं, ये हमारे स्टॉक्स होते हैं, ये एक तरीके के, मतलब कि इनको अभी छेड़ा नहीं जाएगा, अभी ये ऐसे ही बने रहेंगे। तो ये हो गया स्टॉक्स। डेवलप्ड रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिया, पोटेंशियल रिसोर्सेज भी बता दिया। आगे देखते हैं, स्टॉक्स बता दिए मैंने आपको। रिजर्व्स, ठीक है, रिजर्व्स, रिजर्व्स आर द सब्जेक्ट ऑफ स्टॉक्स। तो ये भी क्या है, सब्जेक्ट किसके हैं, विषय किसके हैं, या चीज़ें किसकी हैं, स्टॉक्स की हैं, विच कैन बी पुट इन टू यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज़ हैव नॉट बीन स्टार्टेड। तो रिजर्व्स वगैरह है जिनके बारे में जानकारी सब कुछ है, लेकिन अभी उनका इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं किया गया है। अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो संसाधनों का जो विकास है उसको समझते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल ह्यूमन सर्वाइवल। देखिए रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो संसाधन होते हैं वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, मानव जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं, एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जीवन की गुणवत्ता बनाने में भी क्या होता है, इनका बड़ा योगदान होता है। वो बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये माना जाता है कि ये क्या होता है, फ्री में उपहार होते हैं किसके, प्रकृति के। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दैट हैज लेड टू फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। और इनका क्या होता है, एकदम इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब क्या होता है, गैर भेदभाव तरीके से, यानी छोटा बड़ा अमीर गरीब इनके हिसाब से नहीं, इक्वली सबको ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द नीड फॉर इंडिविजुअल, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग मिलके इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो अमीर हैं या जिनके पास ज़्यादा पैसा है या जिनके पास ज़्यादा पावर है, वो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, इससे प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। अब जैसे भारत में ही देख लीजिए, भारत में भारत का मामला क्या है, भारत में 2% लोगों के पास इंडिया की 90% प्रॉपर्टी है। तो ये क्या होता है, यही तो होता है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड। कुछ हाथों में ही क्या है, पूरे देश की ताकत बसी हुई है। इस indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer डिप्लेशन, environment pollution and land degradation। तो यहाँ पे जो है, इसमें जो है हम इसको जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं इन संसाधनों का,
उससे कुछ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, अब इसका क्या मतलब होता है, वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं जिन्हें बोला जाता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो इसमें चार शब्द हैं, एक है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है ओजोन लेयर डिप्लेशन, तीसरी है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और चौथा है लैंड डिग्रेडेशन। इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग से मतलब समझिए आप पहले। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि एक जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले पूरे दुनिया का जो तापमान था अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उससे क्या होगा कि जितने भी समुद्र है उसमें क्या होगा, उसमें पानी पानी जो है वो ज़्यादा वाष्पित होगा और आने वाले टाइम में उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जितने भी हमारे ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो क्या हो जाएंगे, वो पिघल सकते हैं। ठीक, तो वो पिघल जाएंगे तो उनसे भी क्या होगी, समुद्र का जो वाटर लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यही होता है। अब ओजोन लेयर डिप्लेशन को बस समझ लीजिए, ये क्या होता है, O3, O3 को ही ओजोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओजोन। ठीक है, जब मेथेन ये मेथेन गैस वगैरह का इस्तेमाल जब ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि ओजोन लेयर जो जो कि पर्यावरण की पहली परत में स्थित है वो क्या हो रहा है, डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा। डिप्लीट का मतलब होता है ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जब ख़त्म होना शुरू हो जाएगा तो सूर्य से जो आने वाली क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, उनको ये O3 जो होती है ये क्या करती है, अर्थ पे आने से रोकती है। जब लेकिन O3 ही नहीं होगी तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज है सन से आने वाली वो डायरेक्ट आएगी और क्या होगी कि हमें नुकसान करेंगे। इससे जो है स्किन कैंसर्स वगैरह होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस, तो जितनी भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस के टाइप्स हैं जैसे कि एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, तो इन सारी चीज़ों में भी बढ़ोतरी होगी। लैंड डिग्रेडेशन, मिट्टी की जो क्वालिटी होती है उसका ख़त्म हो जाना ही क्या कहलाता है, लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। मिट्टी की उर्वरता या गुणवत्ता का ख़त्म होना, ठीक है, वही चीज़ क्या कहलाती है, लैंड डिग्रेडेशन कहलाती है। तो आई होप कि आपको ये चारों टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। एग्ज़ाम में जो है डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है, या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, और लैंड डिग्रेडेशन क्या है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं। An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace। देखिए, वैश्विक शांति और एक बेहतर जीवन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, मतलब सबको समान जो है तरीके से संसाधनों का बंटवारा किया जाना चाहिए ताकि विश्व में ज़्यादा विवाद ना हो, शांति बनी रहे। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन बाई a few individuals and countries continues, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज़ इन डेंजर। अगर पूरी दुनिया का जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, अगर वो कुछ लोगों के हाथ में इसी तरीके से बना रहा तो आने वाले टाइम में क्या होगा, पृथ्वी का भविष्य खतरे में हो जाएगा। देयर फॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो क्या होगा, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सततता से मतलब होता है। ये अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका कि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्या होता है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल जो एग्जिस्टेंस होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। अब हम लोग देख लेते हैं पहले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सतत विकास क्या है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सतत विकास। ठीक, सतत विकास, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, आप 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 लोग देख रहे हैं गांव में सब लोगों को पीने के लिए पानी अभी करंट टाइम में अवेलेबल है, लेकिन हम जिस तरीके से पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि 60 साल बाद, 70 साल बाद इतना पानी अवेलेबल होगा और हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी उसके लिए इतना पानी उपलब्ध होगा। यही चीज़ कहलाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वस्तु, संसाधन या रिसोर्सेज, इनका इस तरीके से इस्तेमाल करना कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं
उनको उचित मात्रा में जीवन धारण करने के लिए जो है चीज़ें, वस्तुएं, संसाधन मिल सके, यही चीज़ कहलाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास इसी को कहा जाता है। रियो डी जनेरियो अर्थ समिट 1992, इसको देखते हैं। तो ये क्या है, रियो डी जनेरियो, ये जगह है ब्राज़ील में। अर्थ समिट, यहाँ पे जो है एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। यही पर्यावरण और जो भी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड जो क्राइसिस वगैरह थी उसी को क्या करने के लिए, टैकल करने के लिए इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो जून 1992, जून 1992 में 100 से ज़्यादा जो प्रमुख थे सारे विश्व के राष्ट्रों के, वो जो हैं रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में इकट्ठा हुए फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट में ये इकट्ठा हुए थे। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी इसे कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है इसे, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। ठीक, द समिट वॉज कन्वीन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सामाजिक आर्थिक विकास, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है सामाजिक आर्थिक विकास, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का मतलब होता है प्राकृतिक जो बचाव होता है, सुरक्षा होता है, उसके बारे में वैश्विक स्तर पे बात करने के लिए इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था। द असेंबल्ड लीडर्स, तो जितने भी अध्यक्ष या प्रमुख वगैरह आए थे, साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। तो जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज है उसकी जो घोषणा पे, पत्र पे, डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, घोषणा पत्र होता है, उस पर साइन किया गया था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब होता है जैविकी विविधता से मतलब है। द रियो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। और यहाँ पे क्या किया गया था कि वैश्विक जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल है, जो जंगल के कानून है, यानी कि जैसे कि 1/33% जो है देश के संसाधनों में जंगल का योगदान है और उसे बनाए रखना। और एजेंडा 21 ये बहुत जो है अमेजिंग अचीवमेंट रहा है उस टाइम, इसे भी अडॉप्ट किया गया था, इसे भी लागू करने की बात की गई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी, और 21st सेंचुरी के अंदर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया है। तो एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा से मतलब होता है उद्देश्य, मतलब होता है, ठीक। और 21, इट इज़ अ डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स। तो ये जितने भी विश्व के जो नेता वगैरह थे उनके द्वारा ये साइन किया गया था 1992 में। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसे बोला UNCED बोला जाता है, उसमें इसे साइन किया गया। विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो, जहाँ जिसने क्या किया, रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में जगह है वहीं पर इस पर काम हुआ था। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, जो वैश्विक सतत विकास है उसको जो है प्राप्त करना। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट, तो ये एक एजेंडा है जिसके माध्यम से क्या है कि जो इन्वायरमेंटल डैमेज है, जो भी प्राकृतिक में जो भी जो प्रदूषण वगैरह हो रहा है या जो भी खराबियाँ आ रही उनको ठीक करना, पावर्टी वगैरह को ख़त्म करना, डिसीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, बीमारी वगैरह जो होती हैं इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना, म्यूचुअल नीड्स जो होती हैं, जो आम ज़रूरत है, वो एक डेवलप कंट्री, एक नॉन डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री जो भी जिनको जितनी भी ज़रूरत है उनको वो चीज़ें मिले, एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सब की क्या हो, जवाबदेही भी तय करनी थी। जैसे अमेरिका है, अमेरिका ने क्या किया कि वो डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी तरीके से अपनी इंडस्ट्रीज़ को ऑर्गेनाइज़ कराता है, आगे बढ़ाता है, तो उससे ये ध्यान रखना कि इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो इन चीज़ों को भी जवाबदेही भी तय की गई। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। तो जो एजेंडा 21 है उसमें जो एक सबसे प्रमुख चीज़ ये थी कि जो भी लोकल गवर्नमेंट है, यानी किसी देश के अंदर की जो शासन व्यवस्था है वो भी अपने लिए क्या करेगी, लोकल एजेंडा 21, यानी कि इसी से प्रभावित होकर एक अपने लिए क्षेत्रीय एजेंडा 21 प्रोग्राम तैयार करेगी, जिसके माध्यम से क्या करेगी, समस्याओं का निदान किया जाएगा। अब आगे क्या है, इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जैसे कि भारत, विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, भारत में बहुत भिन्न भिन्न तरीके के संसाधन वगैरह हैं।
देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संसाधनों की उपलब्धता वगैरह है, जैसे कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा वगैरह है। तो यहाँ पे राजस्थान में भी, जैसे राजस्थान है, कर्नाटक है, तो ये सारे में अलग अलग संसाधनों की उपलब्धता है। अब तो रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, संसाधनों का किस तरीके से प्रयोजन वगैरह किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, उसको लेके जो है जो बातचीत है उसको देखते हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो ये क्या आपको होता है, काफ़ी मतलब जटिल समस्या होती है रिसोर्सेज प्लानिंग करना। इसमें पहली चीज़ है आइडेंटिफिकेशन इन इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। सबसे पहले तो यही है कि भाई जैसे कि भारत है, भारत में कहाँ पर कितने संसाधन है, कोयला कहाँ पर है, तेल कहाँ पर है, गैस वगैरह कहाँ है, नेचुरल गैसेस वगैरह कहाँ हैं, उनको सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले तो पता करें, उनकी जो है इन्वेंट्री की जाए। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, उनको लिखित तौर पे रखा जाए। फिर उसके बाद किया क्या, सर्वे किया जाए, मैपिंग की जाएगी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किया जाएगा। तो उसके माध्यम से क्या है कि एक तरीके का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, मतलब कि एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए ताकि पर्यावरण को बगैर नुकसान पहुंचाए ही उसका दोहन किया जा सके, स्किल्स कौशल का इस्तेमाल किया जा सके। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, और जो जो भी योजनाएं वगैरह बनेंगी उसको क्या किया जाएगा, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि पूरे देश को फ़ायदा पहुंच सके। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। देखिए, अगर किसी देश के अंदर अगर संसाधन नहीं है तो फिर उसका विकास कैसा होगा, इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि विकास के लिए किसी भी देश या क्षेत्र में संसाधनों का होना अति आवश्यक है। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस में हिंडर डेवलपमेंट। लेकिन रिसोर्सेज सिर्फ खाली ज़रूरी नहीं है, उसके लिए तकनीक का होना भी ज़रूरी है और इंस्टीट्यूशन संस्थाओं का भी होना ज़रूरी है ताकि वो उनका सही इस्तेमाल करके उस क्षेत्र का विकास कर सकें। अब देखिए द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन। अब ये हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो भारत जैसे कि कॉलोनी रही है किसकी, अंग्रेज़ों की, ब्रिटिशर्स की रही हुई, और उन्होंने क्या किया कि उनका इस्तेमाल जो है अपने देश के विकास के लिए किया। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, अब भारत आज़ाद है और भारत चाहेगा तो वो खुद का क्या करेगा, डेवलपमेंट खुद के बेसिस पे करेगा। और तीसरी इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाव, बचाव या सुरक्षा। ठीक। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। मैं पहले जैसे बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, बहुत ही वाइटल होता है, बहुत ज़रूरी होता है। बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। लेकिन किसी भी चीज़ का अगर हम अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, वो सामाजिक आर्थिक तौर पे तो दिक्कत करता ही करता है, वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देता है। जैसे कि फमाइन वगैरह आ जाता है, ड्रॉट आ जाएगा, सुनामी वगैरह आ जाएंगी, या जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी का फटना वगैरह, तो ये सारी चीज़ें में। तो इसी पे जो है गांधी जी का एक बहुत ही महानतम कोट है। इसका मतलब है कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड, नॉट फॉर एनी बडीज़ ग्रीड। इसका मतलब क्या है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनी बडीज़ ग्रीड। यानी कि इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन के माध्यम से लोगों का पेट तो भरा जा सकता है लेकिन उनका पेटीकोट नहीं भरा जा सकता है। ठीक है, इस्तेमाल के लिए सबके लिए उचित है, लेकिन ये नहीं कि अब कोई ये सोच रहा है कि मैं ही सब भर लूँ बाकी लोगों को ना मिले, तो ऐसा नहीं है। तो यहीं पे जो है एक्सप्लॉयटेटिव जो नेचर होता है, यानी संसाधनों का जो अति दोहन करने पे जो फिर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में भी बता किया जा रहा है। इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब, जैसे कि अगर हम एक पेड़ काटते हैं उसकी लकड़ी को इस्तेमाल करने के लिए, तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम एक छोटा सा पौधा लगा दें ताकि वो उसकी जगह ले सके और भरपाई कर सके। अब जैसे कि लैंड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो लैंड भी क्या है, लैंड रिसोर्सेज हैं। थोड़ा सा ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम। तो क्लब ऑफ रोम है, क्लब ऑफ रोम क्या करता है, क्लब ऑफ रोम advocated resources conservation for the first time in a more systematic way
इन 1968 में जो है क्लब ऑफ रोम ने जो है काम करना शुरू किया, किसके लिए, जो रिसोर्सेज वगैरह हैं उनके कंजर्वेशन के लिए। 1974 गांधीयन फिलोसफी वाज वंस अगेन रिप्रेजेंटेड बाय शूमाकर इन हिज बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये शूमाकर करके एक राइटर हैं, ये ग्रीन पॉलिटिशियंस भी इनको कह सकते हैं या ग्रीन थिंकर भी कह सकते हैं शूमाकर को, जिनकी बुक का नाम क्या था, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। The seminal contribution with respect to resource conservation of the global level was made by the Brundtland Commission report। तो इसमें एक ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट है 1987 की, उसी में जो है पहली बार जो है कंजर्वेशन के बारे में बात की गई थी और इसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का भी इस्तेमाल किया गया था। और उसकी जो इंटाइटल थी यानी उस फाइल की जो हेडिंग थी उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। और इसी को जो है कंट्रीब्यूशन जो माना जाता है, रियो डी जनेरियो में जो है ब्राज़ील में जो 1992 में जो बड़े बड़े फैसले लिए गए वो इसी का हिस्सा था। अब इसी जगह पे हम जो है अपना ये चैप्टर क्लोज़ करेंगे, क्योंकि इसके बाद भी जो है अभी ये पहला चैप्टर जो है काफ़ी वास्ट है। तो अब हम लैंड रिसोर्सेज वगैरह हैं और बाकी जो जो छूटे हुए पोर्शंस हैं उसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी पॉइंट पे आपको क्लैरिटी चाहिए तो उस पर भी आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।